हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री में पेपर सेकंड सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया 1200 टू 1700 एडी में फर्स्ट यूनिट सल्तनत काल की सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सल्तनत काल का आरंभ भारतीय इतिहास का एक प्रमुख परिवर्तन बिंदु था। सल्तनत काल के आरंभ के साथ भारत में मुस्लिम वर्ग का आगमन हुआ। अब हिंदू एवं मुस्लिम वर्ग को एक साथ रहना पड़ा। इन दोनों वर्गों के सामाजिक एवं धार्मिक संस्कार एवं परंपराएं भिन्न भिन्न थी। यह वह समय था जबकि इन दोनों वर्गों के समन्वय से कतिपय सामाजिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। यानी ये तो बहुत एक कह सकते हैं संबंध संवेदनशील वो समय रहा है, क्योंकि जैसे हम प्राचीन इतिहास को लेकर देखें तो ज्यादातर हिंदू शासक हमें दिखाई देते हैं। तो जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ तब से मुसलमान इस्लाम का आगमन हुआ भारत में। तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं भारत में दिखने लगी, वहाँ के लोग यहाँ पर भी बसने लगे। तो दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए संवेदनशील समय था। धार्मिक जीवन में भी भक्ति आंदोलन एवं सूफिया संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, और धार्मिक जीवन व परंपराओं में भी यानी समाज में भी जो भक्ति आंदोलन हुए थे, सूफी संतों के हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल दिया। इसके अतिरिक्त मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। लघु उद्योग, व्यापार इत्यादि क्षेत्रों के विकास के पश्चात भी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर था। यानी एक बहुत बड़ी बात, ये मोटी मोटी सी बात ये है कि उस समय ज्यादातर कृषि पर ही लोग आश्रित थे। सबसे ज्यादा कृषि का व्यापार, कृषि ही थी सबसे प्रचलन में उस समय अर्थव्यवस्था में देखे तो। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने कृषि को उन्नतशील बनाने की कोशिश की, साथ ही कृषकों को कई सुविधाएं मुहैया कराई। कृषि के विकास पर मोहम्मद बिन तुगलक ने विशेष योगदान दिया। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक का काल भारत तथा अरब जगत के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्णकाल कहा जाता है। सल्तनत कालीन शासकों ने लघु उद्योग एवं व्यापार को अनेक प्रकार से प्रोत्साहन और संरक्षण दिया। यही कारण है कि सल्तनत कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इस अध्याय में हम सल्तनत कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे, पर हमारा जो यूनिट है वो सल्तनत कालीन सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, तो हम यही यूनिट पढ़ेंगे। देखते हैं। सल्तनत काल से पूर्व भी भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभक्त था। यहाँ समाज में वर्ण व्यवस्था थी। भारत का इतिहास विभिन्न प्रकार की जातियों तथा संस्कृतियों के पारस्परिक आदान प्रदान से सामाजिक परिवर्तन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुसलमानों के पूर्व इस देश में यूनानी, शक, पहलव, कुषाण और हूर आदि आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ समाज में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कौन सी थी? जैसे ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थे, वैश्य थी, शूद्र थी, ये वर्ण व्यवस्था थी। बाद में ये जाति व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हो गई, पर शुरू में ये वर्ण व्यवस्था ही थी। मुसलमानों के भी ये आगमन हुआ, ये यहीं बस गए और उन्होंने यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को अपना लिया। किंतु 10वीं सदी में यहाँ मुसलमान आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। इनकी स्थिति भारत में आने वाले पूर्व आक्रमणकारियों से भिन्न थी। ये भारत में अपने साथ एक विशेष परंपरा और धर्म लेकर आए थे। हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच कोई समता नहीं थी, इन दोनों के बीच बहुत से मतभेद थे। यानी प्रारंभ में ये माना जाता है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनका भारत में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना, यहाँ की संपदा से प्रभावित होकर यहाँ की धन संपदा को लूटकर अरब ले जाना, ये था। प्रोफेसर यूएन घोषाल ने इस संदर्भ में लिखा है कि अपनी धार्मिक आस्था, पूजा अर्चना तथा ईश्वर शक्ति से संबंधित दैनिक व्यवहारों में मौलिक विभेद रखते थे। उनकी दार्शनिक मान्यताओं में, उनके धार्मिक साहित्य में स्वर्ग और नरक के लिए तथा जीवन और अगले जन्म संबंधी विचारों में कोई साम्य नहीं था। वे अपने सामाजिक नियम तथा व्यवहार में काफी अंतर रखते थे। इस्लाम धर्मावलंबियों में बराबरी और भाईचारे के सिद्धांत के साथ हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा और छुआछूत में भारी विषमता परिलक्षित होते थे। हिंदुओं में भी अंतर विवाह, सहबोध और विधवा विवाह के निषेध को मुसलमान गलत मानते थे, क्योंकि इस्लाम में तलाक, स्त्रियों के पुनर्विवाह तथा कुछ प्रतिबंधों के अलावा विवाह की पूरी स्वतंत्रता थी। उनमें उत्तराधिकारी के नियम, मृतकों के संस्कार, पोशाक, भोजन और स्वागत के ढंग भी अलग अलग थे।
मुस्लिम विजेताओं ने भारत में ऐसी समस्याएं पैदा कर दी थी जो पहले नहीं थी। लगभग 7 सदी तक इन दोनों संस्कृतियों के मध्य श्रेष्ठता के लिए संघर्ष चलता रहा। इनके बीच धीरे धीरे समन्वय हुआ और दोनों वर्गों में सम्मिश्रण, सहयोग, सहिष्णुता और सामंजस्य की भावना उत्पन्न हो गई। सल्तनत काल के समाज को हम प्रमुख रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज। मुस्लिम समाज में क्या होता है, समाज में सबसे अधिक सम्मानित वर्ग विदेशी मुसलमानों का था। अब यहाँ पे भी दो मुसलमान दिखाई देते हैं हमें, एक जो विदेशी मुसलमान जो विदेश से यहाँ पे आके बसे थे, और एक देशी मुसलमान जो विदेशी मुसलमानों से प्रभावित हो गए, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था, वो देशी समाज थे, मुसलमान थे। तो यहाँ सम्मानित वर्ग क्या देखा गया है, विदेशी मुसलमानों का। वह भारत का शासक वर्ग था, इस कारण यह वर्ग सबसे अधिक प्रभावशाली और विशेष अधिकारों से युक्त था। राज्य के सभी बड़े बड़े पद उस वर्ग के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे, बड़ी बड़ी जागीरें उन्हें प्राप्त होती थी तथा शासन और समाज में उनका स्थान श्रेष्ठ था। विदेशी मुसलमान पुनः विभिन्न वर्गों में विभाजित थे, तुर्क, ईरानी, अरब, अफगान आदि ऐसे ही वर्ग थे। 13वीं शताब्दी तक तुर्कों ने अपनी श्रेष्ठता को कायम रखा, लेकिन 14वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्कों की स्थिति में परिवर्तन आया, जबकि खिलजियों द्वारा दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया गया। इस घटना के पश्चात तुर्कों की श्रेष्ठता का अंत हुआ। समाज का दूसरा वर्ग भारतीय मुसलमानों का था। ये वे मुसलमान थे जो धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदुओं से मुसलमान मुसलमान बने थे। धर्म परिवर्तित भारतीय मुसलमान संख्या में कम थे, परंतु इस्लाम के प्रचार प्रसार के साथ इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी थी। भारतीय मुसलमानों के वर्ग को विजेताओं के सामंती कुल में शामिल नहीं किया जाता था। उन्हें सामाजिक और आर्थिक विषयों से अधिकार भी नहीं दिए जाते थे। मुसलमानों में विशेषकर सुन्नियों और शियाओं में धार्मिक मतभेदों को लेकर काफी मनमुटाव रहता था। हिंदू जाति व्यवस्था का प्रभाव भी मुसलमानों पर पड़ा। मुख्यतः धर्म परिवर्तित मुसलमान अपनी हिंदू जाति प्रभाव से मुक्त न रह सके। मुसलमान बनने के पश्चात ही इन्होंने अपने जाति विभेद को स्थापित रखा, जिसके कारण वे विभिन्न वर्गों में बटे रहे। अब मुस्लिम समाज में उलेमा इन मुस्लिम सोसाइटी, इस वर्ग में धर्मशास्त्री, सैयद, पीर इत्यादि सम्मिलित थे। कलम से जीविका अर्जित करने वाला यह वर्ग उन मौलवियों और धर्मशास्त्रियों का था जिन्हें उलेमा कहा जाता था। मुस्लिम समाज राजनीतिक, प्रशासन और साथ ही साथ न्याय विभाग में भी उन्हें उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया जाता था। सैयद लोग कुल्हा कुरान कहलाते थे, क्योंकि ये लोग सिर पर कुल्हा टोपी लगाते थे। इन लोगों का काम इस्लाम की कुरान की व्याख्या करना था तथा मुस्लिम विधि का निरूपण तथा प्रकाशन का इनका कार्य इनका था। अब आगे पढ़ते हैं अमीर वर्ग। अमीर वर्ग में क्या था, विदेशी मुसलमानों में कार्य पर आधारित दो वर्ग थे, एक तलवार पकड़ने वाला और दूसरा कलम। पहले वर्ग के लोग सैनिक होते थे। ये तुर्की, ईरान, अरब, अफगानिस्तान, मिस्र आदि के मूल निवासी थे। इनकी स्थिति समाज में सम्मानजनक और प्रभावपूर्ण थी। भारतीय मुसलमानों के साथ शासन सत्ता के लिए इनका सदैव तीव्र संघर्ष चलता रहा। इस वर्ग के लोग खाम, मलिक, अमीर, सिपह सालार और सरे खैल आदि श्रेणियों में विभक्त थे। खां का स्थान सबसे ऊपर होता था। इस प्रकार इनके वर्गीकरण का आधार सामंती व्यवस्था थी। यह कभी संपन्न और प्रभावशाली वर्ग के लोग थे। अब इसमें अदर क्लास, अन्य वर्ग में क्या है, मुस्लिम समाज में सबसे नीचे कारीगर, दुकानदार, छोटे व्यापारी और मुंशी होते थे। कलंदर और फकीरों का स्थान और भी नीचा था। मुस्लिम समाज में सूफियों का एक अलग वर्ग था जो शहर के बाहर रहते थे। मुस्लिम समाज में सूफियों का काफी प्रभाव था, इनका अधिक आदर किया जाता था। अब है हिंदू समाज। हिंदू समाज में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था। प्राचीन काल में हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ था। हिंदू के समाज का प्रमुख आधार जाति प्रथा थी। खान पान, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक स्थिति, विवाह संस्कार आदि में विभिन्नता के कारण एक वर्ग के भीतर ही अनेक वर्ण बनने लगे। वर्ण संकरों की नई जातियां बनी। इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लिए जाने की व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि इस काल में जातियों की जटिलता बढ़ी, फिर भी समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ रहा और उनका सम्मान होता रहा। छुआछूत की भावना पहले से ही प्रबल हो गई तथा अछूतों की स्थिति में और भी पतन हुआ। जाति व्यवस्था के बंधन इतने कठोर थे कि दयनीय स्थिति वाली अनेक जातियों ने इस काल में इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो भारतीय मुसलमान थे वो भारतीय मुसलमान क्यों कहलाए, क्योंकि हिंदुओं में जाति प्रथा इतनी कठोर थी। उस समय कुछ जातियों को इतना अछूत माना जाता था, छुआछूत होता था उनके साथ।
तो उन्होंने इससे क्षुब्ध होकर, आहत होकर इस्लाम धर्म अपना लिया। वो इस्लाम धर्म में प्रभावित हो गए कि यहाँ पे अच्छा ये होता है, यहाँ इतना छुआ-छात नहीं है, इसलिए वो मुस्लिम धर्म में चले गए। अब देखते हैं हिंदुओं का सामाजिक विभाजन। मुसलमानों की दृष्टि में सभी हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था जिम्मी थे, परंतु हिंदू समाज के अनेक वर्गों में विभाजित होने के कारण एक समान नहीं था। इस काल में भी ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी और उन्हें जजिया नहीं देने का विशेषाधिकार प्राप्त था। वे अपने प्रमुख व्यवसाय को छोड़कर शिल्प या अन्य व्यवसाय को भी अपना सकते थे। क्षत्रिय होने का दावा राजपूत शासक करते थे। हिंदू समाज की रक्षा का दायित्व क्षत्रियों पर ही था। वैसे लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे थे। शूद्र वर्ण और वर्ण संकर जातियों के लोग समाज में है दृष्टि से देखे जाते थे। उन पर अनेक प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध लगे थे। इस काल में अनेक सुल्तानों ने अपने आप को मुसलमानों का शासक माना और धार्मिक संकीर्णता का परिचय देते हुए हिंदुओं के मंदिरों एवं मूर्तियों को नष्ट किया। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया। आगे पढ़ेंगे दास प्रथा, स्लेव सिस्टम था। उस समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। गुलाम बाजार में बेचे जाते, खरीदे जाते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने गुलामों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। यद्यपि उनके जीवन और संपत्ति पर उनके मालिकों का पूर्वाधिकार होता था। मुसलमानों द्वारा इस काल में युद्ध में लोगों को पकड़कर गुलाम बना लिया जाता था। वह अपने मालिक पर आश्रित रहता था। मालिक उसे अपनी इच्छा अनुसार बेच सकता था। यदि कोई गुलाम हिंदू था और गुलाम बनने के बाद इस्लाम स्वीकार कर लेता तो उसे गुलामी से मुक्ति मिल जाती थी। यदि कोई गुलाम योग्य होता तो वह सुल्तान की सेवा में चला जाता, तो उसकी योग्यता के अनुरूप पदवी प्राप्त कर सकता था। यानी योग्यता के अनुरूप, यानी अपनी योग्यता के हिसाब से पदवी प्राप्त कर सकता था। सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा, कंडीशन ऑफ वुमेन इन सल्तनत पीरियड। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। फिर भी हिंदू समाज में उन्हें महत्व का स्थान प्राप्त था। हिंदू स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं, धार्मिक कार्यों में भाग लेती थीं। अनेक स्त्रियां शस्त्र विद्या तथा विद्वता में भी कुशल थीं। स्त्रियां नृत्य, संगीत तथा चित्रकला में दक्ष होती थीं। स्त्री शिक्षा वर्ग के आधार पर ही थी। निम्न वर्ग और गांवों में रहने वाली स्त्रियों के बीच शिक्षा का अभाव था और वे अधिकांश समय कृषि तथा घरेलू कार्यों में व्यतीत करती थीं। स्त्री समाज में दोष, इविल्स इन वुमेन सोसाइटी। बाल विवाह, इस काल में मुसलमानों ने हिंदुओं के सुंदर स्त्रियों से बलपूर्वक विवाह करना शुरू कर दिया। इससे हिंदुओं का धर्म नष्ट होता था। मुसलमान आक्रमणकारियों से अपनी स्त्री की समाज की रक्षा करने के लिए हिंदुओं ने बाल्यकाल में ही अपनी कन्याओं की शादी शुरू कर दी थी। अब आपको पढ़कर पता लगा होगा कि बाल विवाह क्यों होता था। ये मुख्य कारण रहा है। इस प्रकार इस काल में हिंदू समाज में बाल विवाह की कुप्रथा का आरंभ हुआ। बहु विवाह क्यों होते थे? राजघराने के लोग, सामंत वर्ग के लोग तथा धनी व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह किया करते थे। उनके लिए स्त्रियां इंद्रिय सुखों का साधन मात्र थी। बहु विवाह की प्रथा के चलते स्त्रियों का सामाजिक मान घटने लगा था। परिवार में कलह की स्थिति निर्मित होने से पारिवारिक शांति भंग होती थी। मुस्लिम समाज में एक साथ 4 पत्नी रखने पर भी प्रतिबंध नहीं होने के कारण मुस्लिम स्त्रियों की दशा भी दयनीय थी। पर्दा प्रथा के चलन में भी वही कारण निहित थे जो कि बाल विवाह के थे। यह प्रथा सिर्फ उच्च तथा मध्यम वर्ग की स्त्रियों के तक ही सीमित रही। अब यहाँ पे पर्दा प्रथा काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। ये पर्दा प्रथा, अब आपको पता चला वो जो बाल विवाह के समय जो कारण थे वही पर्दा प्रथा के समय थे। तो उन लोगों से मुस्लिम लोगों ने, जैसे जो आक्रमणकारी थे, वो जबरदस्ती शादी कर लिया करते थे। जो धर्म नष्ट होने के कारण लोगों ने अपने आप को पर्दे में रखना शुरू किया था, तो पर्दा प्रथा चली। निम्न वर्ग की स्त्री को जीविका उपार्जन में अपने पति के कामकाज में हाथ बटाना पड़ता था, अतः ये पर्दे की प्रथा से मुक्त रही। स्त्री समाज के पतन में पर्दा प्रथा की भी काफी भूमिका रही। मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा अधिक कड़ी थी। दिल्ली के सुल्तानों जैसे फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी आदियों ने स्त्रियों की स्वतंत्रता पर और अधिक कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। मुस्लिम समाज की स्त्रियों को पर्दे में रहना अनिवार्य कर दिया गया था। अब है सती प्रथा। हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। अपने पति की मृत्यु होने पर हिंदू स्त्री अपने पति की चिता में ही जला दी जाती थी। इस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। प्राचीन काल में चली आ रही इस प्रथा में मध्यकाल में तीव्रता आने लगी थी। हिंदुओं में विधवा विवाह की व्यवस्था नहीं थी, अतः पति के मरणोपरांत मुसलमानों से अपने सतीत्व की नष्ट होने के भय से भी स्त्रियां सती हो जाया करती थी। तत्कालीन विदेशी यात्रियों ने तथा पर्यटकों ने इस प्रथा का वर्णन किया है। इब्न तूता ने वर्णन किया है कि जिस स्त्री को सती होना होता था उसके परिवार के सदस्यों को सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। इससे यह लाभ हुआ कि स्त्री अपनी इच्छा के विरुद्ध सती नहीं हो सकती थी, किंतु सुल्तानों को सामान्यतः उसकी अनुमति देनी पड़ती थी। मुस्लिम समाज में विधवा विवाह प्रचलित थे। अंत में उन्हें यह प्रथा नहीं थी, उनमें यह प्रथा नहीं थी। जौहर प्रथा, जौहर प्रथा क्या होती है?
राजपूत स्त्रियों को अपने पतियों की युद्ध में विजय प्राप्त कर वापस आने की आशा नहीं रहती थी, तो वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्निकुंड में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दिया करते थे। इस प्रथा को ही जौहर प्रथा कहा जाता है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत रहला में सती प्रथा तथा जौहर प्रथा का वर्णन किया है। वैश्यावृत्ति, समाज में वैश्याओं का भी एक अलग वर्ग था। हिंदू और मुसलमान दोनों वर्ग की वैश्याएं होती थी। वे गाने बजाने के अतिरिक्त अपने सहवास में भी लोगों का मन बहलाया करती थी। उत्सव आदि के अवसर पर इनका विशेष मान था। वैश्यावृत्ति के चलते समाज में चोरी आदि में वृद्धि हुई और लोगों का नैतिक पतन हुआ। हिंदुओं में कुप्रथा देवदासी प्रथा थी, जिसमें मंदिरों में सुंदर अविवाहित लड़कियों को देवदासी के रूप में रखा जाता था। तत्कालीन हिंदू समाज में मुसलमानों के कारण कुछ अन्य परिवर्तन हुए। हिंदुओं ने अपने एकाकीपन को छोड़कर परिस्थिति के अनुसार अपने वस्त्रों, खान-पान, रीति-रिवाज में भी परिवर्तन किया। ये लाभदायक सुधार स्त्रियों की स्थिति में भी समय में अवश्य हुआ। स्त्री धन के अतिरिक्त उनका अधिकार कुछ विशेष प्रकार की संपत्ति पर भी अधिकार स्वीकार किया गया। तत्कालीन समाज में अनेक कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। लड़की का जन्म अशुभ माना जाता था। अल्पायु विवाह और पर्दा प्रथा बढ़ने से उनकी शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कुछ घरों में उनकी शिक्षा का प्रबंध घरों में ही किया जाने लगा। मुस्लिम समाज की अपेक्षा हिंदू समाज में अपने सांस्कृतिक गुणों के कारण स्त्रियों की दशा अच्छी ही थी। अतः स्पष्ट है कि मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति देश में प्राचीन काल की अपेक्षा अच्छी नहीं थी। अब भोजन, वस्त्र एवं आवास। अब भोजन, वस्त्र क्या कहते हैं वहां पे आवास। हिंदू एवं मुसलमानों को भोजन साधारणतः एक ही प्रकार का था, परंतु मुसलमानों को मांसाहार प्रिय थे। हिंदू ऐसा भोजन करने से परहेज करते थे जिसमें रक्त हो, किंतु यह भौगोलिक तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करता था, क्योंकि पंजाब और बंगाल और कश्मीर में तो ब्राह्मण भी मांसाहारी थे। फिर भी हिंदुओं का बड़ा समुदाय निरामिष भोजन करता था। सुल्तान अमीर मलिक सरदार राजे सामंत तथा अन्य सभ्य वर्ग के लोग सुरुचिपूर्ण भोजन किया करते थे। उनके भोजन में अन्न, मांस, मछली, घी, दूध, दही के अलावा देश विदेश से मंगाए जाने वाले मेवे, फल, मिठाइयां आदि की प्रधानता होती थी। पूरी, लुची, बिरंज, पुलाव, काबुली, दुर्ज, चावरायन आदि आटा तथा चावल से निर्मित स्वादिष्ट एवं महंगे पदार्थ थे। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे बड़े शहरों में अनगिनत मिठाइयों की दुकानें थी। पेय पदार्थ क्या पीते थे? जल के अतिरिक्त लोगों के मुख्य पेय थे दूध, विभिन्न फलों के रस, गुलाब जल तथा नींबू के शरबत आदि। पेय में उन दिनों चाय तथा कहवा का प्रयोग नशे की तरह किया जाता था। मादक द्रव्यों के पेय भी प्रचलित थे। यदि भी कुरान में मद निषेध किया गया है, किंतु भारतीय मुसलमानों में इसका समान रूप से प्रचलन था। हिंदुओं में भी ब्राह्मण तथा कुछ अन्य ऊंचे वर्गों को छोड़कर अन्य सभी मादक वस्तुओं का प्रयोग करते थे। देसी मद की मशहूर किस्मों में ताड़ी, नीरा, महुआ, खेरा, बदवार और जागरा विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। अब है वस्त्र, आभूषण तथा श्रृंगार प्रसाधन। भारतीय लोगों के वस्त्र, आभूषण एवं श्रृंगार प्रसाधन में विभिन्नता पाई जाती है। सुल्तान तथा अमीर वर्ग के लोगों की पोशाक सामान्य वर्ग के लोगों से विभिन्न होती थी। सुल्तान सिर पर कुला अथवा लंबी तारतर टोपी धारण करते थे। ऊपरी वस्त्र के रूप में काबा का प्रयोग किया जाने लगा। कालांतर में पेशवाज और अंगरखे का प्रयोग किया जाने लगा। जाड़े में कुर्ते के ऊपर दगाल का प्रयोग किया जाता था। अमीर दरबार में खिलात का वस्त्र पहनते थे, जो उन्हें सुल्तान द्वारा वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता था। सामान्य तौर पर उच्च वर्ग के मुसलमान सलवार या पायजामा एवं कमीज पहनते थे। हिंदू पुरुष सामान्य रूप से धोती पहनते थे तथा कंधे पर चादर धारण करते थे। मजदूर और कृषक लंगोटा धारण करते थे। लोग कम से कम वस्त्रों में अपने शरीर को ढकते थे। अमीर घराने की स्त्रियां कीमती साड़ियों का प्रयोग करती थीं। अंगिया और जैकेट सभी स्त्रियां धारण करती थीं। दक्षिण में निम्न वर्ग की स्त्रियां सिर को नहीं ढकती थीं। उड़ीसा में गरीब स्त्रियां पेड़ों की पत्तियों से अपने शरीर को ढके रखती थीं। द्वार क्षेत्र की स्त्रियां लहंगा, चोली और अंगिया पहनती थी। मुसलमान महिलाएं पायजामा, सलवार और कुर्ती पहनती थी। स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस काल में आभूषण प्रिय थे। स्त्रियों का संपूर्ण शरीर आभूषणों से ढका रहता था। हिंदू स्त्रियां आभूषण को सुहाग का प्रतीक समझती थीं। आभूषणों में उल्लेखनीय थे शीश फूल, कर्णफूल, पीपल पत्ती, मोर भंवर, चंपाकली नथ, लौंग, हार, बाजूबंद, कंगन, कड़ा, चूड़ी, अंगूठी, कमरबंद, घुंघरू, पायल, बिछुआ, भक आदि। मुसलमान कभी-कभी मात्र ताबीज धारण किया करते थे। अमीरों का आभूषण सोने व चांदी जैसे महंगी धातुओं से बनते थे, जबकि गरीबों के आभूषण सस्ती धातुओं के भी बनाए जाते थे। अब है आवास। सुल्तानों के महल, सुल्तानों के महल लोगों के आकर्षण का केंद्र होते थे।
सॉरी, महल चारों ओर से ऊंची दीवार चार दीवारी से घिरे होते थे। महलों के दो भाग होते थे, जनाना तथा मर्दाना। जनाना अंतपुर हरम में रानियां तथा राजकुमारियां निवास करती थी। मर्दाना में सभागार, शस्त्रागार, भंडार तथा सुल्तान के निवास हेतु विभिन्न कक्ष होते थे। महलों में आनंद बाग, वाटिका, बगीचे, फव्वारे तथा तालाब आदि की व्यवस्था रहती थी। महल स्थापत्य कला के अनूठे नमूने होते थे। अमीरों के निवास। अमीरों के मकान भी सभी सुविधाओं से युक्त हुआ करते थे। शयन कक्ष, रसोई, गुसलखाना आदि की उचित व्यवस्था रहती थी। अमीरों के घर पेड़ पौधे, बाग बगीचे, फव्वारे आदि से सुसज्जित होते थे। मकान के होते थे। कश्मीर में मकान लकड़ी के बने होते थे। साधारण वर्ग के निवास स्थान। मध्यम वर्ग के लोगों मकान अमीरों के मकान से छोटे एवं सुविधापूर्ण होते थे। इनमें से कुछ पक्के तथा कुछ मिट्टी के बने होते थे। इनके मकान कभी कभी दो मंजिला भी हुआ होते थे। ये घरों में रंगों से यथासंभव चित्रकारी भी किया करते थे। गरीब अधिकांशतः घास फूस की झोपड़ियों में निवास करते थे। इन झोपड़ियों में खिड़की आदि की व्यवस्था नहीं होती थी। प्राय झोपड़ी में एक ही कोठरी हुआ करती थी। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा सल्तनत काल में सामाजिक व्यवस्था। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।